हेलो फेलो प्रोग्रामर्स। तो आज के इस वीडियो में हम सी के बेसिक्स को कवर करेंगे। राइट, इससे पहले वाले में हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फाउंडेशन कंप्लीट किया और इसमें हम सी के बेसिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें से हम बेसिकली ये 4 टॉपिक्स इसको हम करेंगे पार्ट 1 में, और ये वाले 3 टॉपिक्स थोड़े से बड़े टॉपिक्स हैं, उसको डिटेल में समझना है अच्छे से, तो इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम समझेंगे कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। राइट, एंड देन विल सी कि इनपुट आउटपुट कैसे हमें सी प्रोग्राम के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद हम ऑपरेटर्स को देखेंगे कि अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स कैसे हमें यूज़ करने हैं सी के अंदर, और टाइप कास्टिंग क्या होती है कि भाई अगर हमें मान लीजिए एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है, वो हम कैसे करेंगे। तो ये हम देखेंगे कि हमें इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो वो हम देखेंगे बेसिकली कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है वेरिएबल्स। ठीक है, ओके, तो वेरिएबल से देखते हैं वेरिएबल, डेटा टाइप एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और तो सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए वेरिएबल समझते हैं। तो वेरिएबल्स के हम कैसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझिए कि ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, दिस इज अ कंटेनर। आप इसे कोई भी बॉक्स आप समझ सकते हैं, इट्स अ कंटेनर टाइप का कुछ भी है। और इस कंटेनर में मेरे पास छोटे छोटे स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर ब्लॉक्स यहाँ पर मेरे पास हैं। ठीक है, या एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स और हैं मेरे पास, मतलब छोटी छोटी जगह स्टोर करने की यहाँ पे मेरे पास है। ठीक है, ये छोटी छोटी जगह हैं जहाँ मैं चीज़ों को रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक बड़ा कंटेनर है, ये वाला बाहर वाला ये बड़ा कंटेनर है, और इस बड़े वाले कंटेनर के अंदर छोटे छोटे और कंटेनर्स हैं। ठीक है, ये है जहाँ हम चीज़ों को रख सकते हैं स्टोर करके। ठीक है, तो वही चीज़ होती है कंप्यूटर के वर्ल्ड में, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है यही जो है मेमोरी कहलाता है इन कंप्यूटर वर्ल्ड। और जो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो इनको बेसिकली ये मेमोरी लोकेशन है, या आप इन्हें मेमोरी ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेमोरी ब्लॉक भी कहेंगे इन्हें। तो बेसिकली ये बड़ी मेमोरी है, अभी कितनी की भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी मेमोरी है। लेट्स से इट कैन बी 8 GB रैम, 8 GB हो सकती है। इट कैन बी आजकल 8 GB 16 GB भी हो सकती है। इट कैन बी 32 GB एज वेल। ठीक है, अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, अब मेमोरी एक अलग टॉपिक है जिसमें बेसिकली मेमोरी भी आपके पास 2 प्रकार की होती है, मैंने आपको पहले समझाया था। वन इज परसिस्टेंट एंड वन इज नॉन परसिस्टेंट। राइट, तो मैंने पहले समझाया, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम इसको देखेंगे कि ये बड़ी सी मेमोरी है, एंड इस मेमोरी में छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, और ये छोटे छोटे ब्लॉक्स क्या है, तो इन छोटे छोटे ब्लॉक्स में हम कुछ चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को यहाँ पर हम कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा कोड लिखा, या आपने कोई एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जिसमें आपको जैसे कुछ चीज़ें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस मेमोरी में उस चीज़ को
स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई दो बेसिकली नंबर को ऐड किया, ठीक है, और आपको उसका रिजल्ट स्टोर करके रखना है। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, तो बेसिकली आप ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें आपको दो नंबर्स को स्वैप करना है। मान लीजिए कि ये है, ठीक है, और आपको इन दोनों को स्वैप करना है। मतलब आपको ए के अंदर 3 को और बी के अंदर 2 को लाना है। तो आप कैसे करेंगे कि पहले आप इस ए की वैल्यू को किसी टेम्प नाम के, मतलब किसी बेसिकली एक जगह स्टोर कर लें, कहीं पे भी, है ना। अ, कहीं पे भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इस 3 को हमने मान लीजिए मेमोरी में कहीं पे स्टोर कर लिया, और फिर हमने ए की जगह 3 को कर दिया और बी की जगह। इस टाइप से चीज़ें इंटरचेंज टाइप, मतलब एक तरीके से हमें चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी, राइट। अच्छा, ठीक है। तो ये जो मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं, अब अगर आपको एक्सेस करना है, इसको रीड करना है, तो कोई ना कोई नाम से आप उसको बोलना पड़ेगा, राइट। तो वही नाम कहलाता है आपका वेरिएबल। ठीक है, वही नाम आपका कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, तो उस मेमोरी ब्लॉक का नाम जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर्ड है, वही आपका वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है सी के अंदर? इट इज दिस, कि यहाँ पर पहले आपको एक डेटा टाइप लिखना पड़ता है। ठीक है, डेटा टाइप में बताएंगे, डेटा टाइप लिखना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है। ठीक है, वेरिएबल का नेम आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, और फिर आप उस वेरिएबल के अंदर, मतलब इस ब्लॉक के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इस ब्लॉक के अंदर आप यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हम लेट्स से हमने कहा 2, तो अब क्या हुआ, ये 2 वाला जो वैल्यू है वो जाके इधर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो डेटा टाइप बेसिकली होता है कि आप किस टाइप का डेटा, आप किस टाइप का डेटा बेसिकली इस मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, आप किस टाइप का डेटा, मतलब किस टाइप का डेटा, मतलब ये अब यहाँ पे आप मान लीजिए स्टोर कर सकते हैं। आप हो सकता है कि आप उस यहाँ पे इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे आप कोई नंबर स्टोर कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पे कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, है ना, कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करते समय आपको बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या बताता है कि which kind of value we store, right? Which kind of value we store in variable. ठीक है, तो बेसिकली आपका वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है ये डेटा टाइप बताएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल से एग्जांपल में अगर आपको दूं तो आप सिंपल से लिख सकते हो int a is equals to 4 5, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और ये भी आपको लगाना पड़ता है सेमीकोलन। ये स्पेसिफिकली मैं सी लैंग्वेज के लिए लिख रहा हूँ। ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज अलग अलग सिंटेक्स होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन में आपको डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब पाइथन में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा किस टाइप की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो, है ना, किस टाइप की वैल्यू आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है पाइथन के अंदर। ठीक है, अभी हमारे वो स्कोप में नहीं था, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सी की बात करेंगे। सी के सिंटेक्स में ये रहता है कि सी में आपको बताना पड़ता है कि आप किस टाइप की वैल्यू जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सेमी कॉलन लगाना भी इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है, इसलिए सेमीकोलन मस्ट है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली जो वेरिएबल का नाम है, अब वेरिएबल के नाम लिखने के भी रूल्स हैं कुछ। तो बेसिकली यहाँ हम कह सकते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स, ठीक है। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज सी लैंग्वेज आपको एरर देगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, आप कोई लैंग्वेज का कोड लिख रहे हो तो आपको उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। तो वेरिएबल के क्या रूल हैं? अब ये वेरिएबल नेमिंग के रूल्स हैं कि मतलब जैसे कि एग्जाम्पल पर हमने ABC कुछ वेरिएबल लिख रहे हैं, है ना, तो ये जो वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं इसके क्या रूल्स हैं, ठीक है, ये चीज बताएगा। तो रूल्स क्या क्या देखते हैं। पहला रूल है कि जो वेरिएबल के नेम में स्पेस और कॉमा नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है। तो वेरिएबल नेम कैन नॉट इंक्लूड स्पेस और कॉमा, ठीक है, कैन नॉट इंक्लूड स्पेस और कॉमा, स्पेस और कॉमा नहीं हो सकता है, अदरवाइज वो आपको एरर दे देगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप इस तरीके से कर रहे हैं कि लेट्स से ए और फिर आपने स्पेस दे के बी लिख दिया और फिर आपने इस तरीके से पूछा, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे आपने स्पेस दे दिया है, स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है। या फिर आपने इस तरीके से लिख दिया कि जैसे सम, और यहाँ आपने वैर इस तरह से लिख दिया, आपने कर दिया, तो ये भी अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, ठीक है, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से रहेगा। तो वेरिएबल के नेम में स्पेस और कॉमा नहीं आ सकता, ये चीज हो गई। अब एक और रूल है कि वेरिएबल नेम, वेरिएबल का जो नाम है वो स्टार्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स से स्टार्ट नहीं हो सकता, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या है? तो जैसे कि मान लीजिए हम ऐसा नहीं लिख सकते कि वन टेम्प, ठीक है, इजिकल्स टू 4, ये हम नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट नॉट अलाउड है, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हम नहीं लिख सकते, जैसे कि एट द रेट में लिख दिया, इस टाइप से लिख दिया, तो ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है, ये भी अलाउड नहीं है। केवल आप अंडरस्कोर लिख सकते हो, लाइक दिस, अंडरस्कोर टेम्प आपने लिखा, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, ये अलाउड है और ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम जो है कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। उसके बाद है कि वेरिएबल के नेम में बेसिकली कैन नॉट इंक्लूड एनी स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, इसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। मतलब कहीं पे भी आप वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिख सकते एक्सेप्ट एट द रेट, जैसे कि मान टेम्प एट द रेट वगैरह आपने बोल दिया, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड। ये आपने कुछ, अगर आपने ये इस तरीके से करा, अंडरस्कोर अलाउड है क्योंकि ये चीज अलाउड है, ठीक है, ये अलाउड है, ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा,
ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं वेरिएबल नेमिंग के जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, कभी भी अगर हम वेरिएबल का नेम अगर बना रहे हैं तो हमें ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें एरर मिलता है प्रोग्राम में। ठीक है, ओके। तो हमने ये देखा बेसिक से कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सिंपल से मेमोरी मेमोरी ब्लॉक का जस्ट नेम है वेरिएबल्स, राइट? वेरिएबल जस्ट अ नेम ऑफ अ मेमोरी ब्लॉक, दैट्स इट। और फिर हमने देखा कि इसका सिंटेक्स कैसे होता है सी लैंग्वेज के अंदर, कि ये है। ठीक है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम और उसके बाद इक्वल्स टू करके। इक्वल्स टू से क्या होता है, तो इक्वल्स टू बेसिकली जो इक्वालिटी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर होता है, देखेंगे आगे। तो हम बेसिकली इसका काम होता है कि लेफ्ट में जो भी है, ठीक है, लेफ्ट में जो भी है उसके अंदर राइट में जो भी है उसकी वैल्यू स्टोर कर दो। मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ना, इसको इसमें स्टोर कर दो। कहने का मतलब ये इक्वालिटी ऑपरेटर का काम होता है। ठीक है, कि राइट में जो भी कुछ लिखा है उसको जाके लेफ्ट वाले में स्टोर कर दो। वो काम होता है किसका, इसका काम होता है। ठीक है, इसका काम होता है। ओके, आप डेटा टाइप में देखा कि भाई किस काइंड ऑफ वैल्यू स्टोर की जाती है। कि इंट आप स्टोर कर रहे हो, आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो। अब जैसे कि केवल यहीं पे इंट ही नहीं होता है, हम यहाँ पे कैर भी लिख सकते हैं, है ना? तो कैर भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर सी एच, और आप इसे यहाँ पे इस तरीके से कैर भी आराम से लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो कैर भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किस किस टाइप के वेरिएबल्स भी होते हैं, सॉरी डेटा टाइप्स होते हैं। तो और वो देखते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं सी के अंदर स्पेसिफिकली, वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए डेटा टाइप्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो जनरली ब्रॉडर कैटेगरी में अगर इसको डिवाइड करूँगा तो डेटा टाइप्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में आपको डिवाइडेड मिलेगा डेटा टाइप। पहला तो रहता है कि प्राइमरी डेटा टाइप, ठीक है, प्राइमरी भी बोल सकते हो। उसके बाद दूसरा रहता है कि डिराइव्ड है, राइट। और तीसरा रहता है यूजर डिफाइन, मतलब हम खुद भी जो है डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें सी लैंग्वेज के अंदर मिलती है। तो प्राइमरी डेटा टाइप जैसे कि हो गया आपके इंट हो गया, आपका कैर हो गया, आपका फ्लोट हो गया, राइट, और आपका डबल हो गया। ठीक है, और आपका जैसे और भी है, जैसे कि लॉन्ग एंड हो गया, राइट। अब ये बेसिकली ये तो खैर जस्ट मॉडिफायर्स होते हैं, लॉन्ग मतलब मॉडिफायर होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में, बट अभी के लिए इतने आप समझिए। ठीक है, एक पूल भी होता है और एक वॉइड भी होता है। ठीक है, तो जैसे इंट का मतलब है कि कोई इंटीजर वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 4 इस टाइप से। कैर का मतलब है कोई भी कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। दैट कैन बी ए बी सी, एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है लाइक दिस। और फ्लोट का मतलब है कि कोई डेसिमल वैल्यू, तो जैसे कि 1.1 इस टाइप से। ठीक है, और डबल का मतलब है बेसिकली डबल रहता है और ज़्यादा हायर रेंज वाला। मतलब ये है, फ्लोट का जनरली कुछ रेंज रहती है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो बेसिकली लेट्स एग्जांपल के तौर पर जस्ट बता रहा हूँ कि फ्लोट वाला अगर आप डेटा टाइप से वेरिएबल बनाते हो तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज रहती है, मतलब जो मैक्सिमम नंबर इसमें स्टोर कर सकते हो, वो आप आई गेस ऐसा ही कुछ रहता है कि 9.9999 कुछ प्रिसीशन तक स्टोर कर सकते हैं। मतलब आई गेस ऐसा कुछ रहता है। आई गेस से यहाँ पर जो है आपके 20 20 डिजिट तक ही इसके अंदर काम करेगा, फ्लोट के अंदर। ठीक है, और डबल क्या करता है, डबल इसका जो रेंज है वो बढ़ा देता है। मतलब यहाँ पे आप डबल के अंदर 30 या 40 कर पाओ। वो स्पेसिफिकली रेंज में भी आपको बताऊंगा, अभी ऐसे मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो अभी इसकी रेंज हम
देखेंगे कि बेसिकली डबल की रेंज जो है फ्लोट से ज़्यादा होती है, ठीक है। और बूल में क्या होता है, बूल में आपका बेसिकली कुछ भी ट्रू फॉल्स दो ही वैल्यू होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, है ना। इन्हें हम या तो 1 और 0 से बोल सकते हैं, ठीक है। और वॉइड का मतलब होता है नथिंग। तो अलग से आपको प्रोग्राम में कहीं पे भी कुछ नथिंग डिनोट करना तो वॉइड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिराइव्ड की। डिराइव्ड में कुछ डेटा टाइप्स आते हैं, जैसे कि एरे हो गया। अब इनको डिराइव्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि बेसिकली एरे जो है, एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो इन ही आइटम्स का बेसिकली इन ही आइटम्स का कलेक्शन होता है एरे। तो आप इंट का कलेक्शन बना सकते हैं, इंट का कलेक्शन बनाओगे तो एरे हो जाएगा, कैरेक्टर का कलेक्शन बनाओगे तो एरे हो जाएगा, फ्लोट का कलेक्शन बनाओगे तो वो एरे हो जाएगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो इन वेरिएबल्स को यूज करके ही तो एरे बन रहा है, तो इसलिए इसको डिराइव्ड बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसी तरीके से हमारे पास है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स भी हमारे डिराइव्ड के अंदर आते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इनका यूज कर रहे होते हैं, इन्हीं वेरिएबल्स का सॉरी इन्हीं डेटा टाइप्स का यूज कर रहे होते हैं, प्राइमरी वाले। फिर फंक्शंस भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और यूजर डिफाइंड, जैसे कि एक हो गया स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट हो गया, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और एक हो गया इनम्स हो गए, और हो गया यूनियन, ठीक है। तो इनकी मदद से, मतलब जो स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट की मदद से हम अपना खुद का बेसिकली डेटा टाइप बना सकते हैं। मतलब बेसिकली अभी के लिए जैसा कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आप कुछ तरीके से कुछ कर सकते हैं कि आपने कुछ स्ट्रक्ट डिफाइन किया, ठीक है। आपने कुछ भी यहाँ पे डिफाइन किया, मैं जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने इस तरीके से डिफाइन किया, तो ये एस जो है, ठीक है, ये जो एस है ये आपका एक नया टाइप बन गया। इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एन और टी, ठीक है। तो ये एक नया डेटा टाइप बन गया। तो जब भी फिर आप बनाएंगे तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो ऐसे करेंगे, तो एस इज इक्वल्स टू एस ए, इस टाइप से डिफाइन करेंगे। फिर आप इस टाइप से करेंगे कि ए डॉट एन इज इक्वल्स टू टू, और ए डॉट टी इज इक्वल्स टू ट्रू, टाइप से कुछ, ठीक है। इस टाइप से हम जो है यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इस टाइप से। तो बेसिकली ये पूरा नया डेटा टाइप बना देता है, इसलिए इसको यूजर डिफाइन बोलते हैं, कि हम खुद डिफाइन करते हैं अपना डेटा टाइप, ठीक है। और इनम्स, इनम्स भी वही है। इनम्स बेसिकली, इनम्स में क्या रहता है, इनम्स में हम आ, कुछ अपनी खुद की वैल्यूज बना सकते हैं। तो जैसे इनम वैल बोला, और यहाँ पे कुछ भी अपनी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे हाई, लो, इस टाइप से कुछ भी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट enum is used to define our custom values, ठीक है। और यूनियंस भी इसी तरीके से काम करता है, स्ट्रक्ट की तरह ही काम करता है, बस थोड़ा सा ये मेमोरी एफिशिएंट होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हैवी होता है मेमोरी में, ये मेमोरी एफिशिएंट होता है। इसको हम जब बेसिकली डिस्कस करेंगे जिस टाइम पे, उस टाइम पे हम इसको डिटेल में देखेंगे इन तीनों को, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि इनकी वजह से यूजर खुद का एक नया डेटा टाइप डिफाइन कर सकता है, इसलिए तीन इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स बेसिकली इस टाइप से तीन कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हमने डेटा टाइप भी डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट इज एंड कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं, फिर इसके बाद कोड पे चलेंगे, ठीक है। ओके, कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स होता है कि अभी जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि कोई भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है।
प्रोग्राम में कहीं पे भी जाके मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि लेट्स से ए इज इक्वल टू, फिर से मैंने रीराइट करके उसको वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है, प्रोग्राम में पहले मैंने एक ए में 2 स्टोर कराया था, और प्रोग्राम में कहीं पे भी जाके मैं ए के अंदर कुछ भी स्टोर करवा सकता हूँ, राइट। बट मान लो मेरे पास कोई ऐसा यूज केस आया कि मुझे इसकी वैल्यू चेंज नहीं करवानी, मुझे इसकी वैल्यू क्या करनी है, मुझे इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखवानी है, ताकि कोई भी इसे चेंज ना कर पाए। तो उस चीज के लिए हमारा कांस्टेंट कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, कॉन्स्ट। तो अगर आप कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 2 लिखते हो, तो अब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट बन जाएगी, मतलब इस वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो कोई अगर ए इज इक्वल टू 4 लिखेगा तो उसको एरर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है इस वेरिएबल को। ठीक है, तो आप जिस भी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसको रियलिटी में ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। अ, 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 हम्म, ठीक है, ठीक है, ओके, एक मिनट। तो इसको जो है इस तरह से लिख लेते हैं, इज इक्वल से 2 में यहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। बस जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके आगे आप कांस्टेंट लगा दो, तो वो वेरिएबल कांस्टेंट बन जाएगा। अब इसी तरीके से आप अगर एरे होगा तो एरे को भी आप कांस्टेंट बना सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैं कोई एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब एरे डिक्लेयर करने का सिंटेक्स कुछ स्टेप से अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, तो अभी हम जस्ट स्टेप से देख रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इस टाइप से जैसे आपने किया, तो अब कोई भी जाके एरे को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे लिखेगा तो उसको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, पर अगर कोई ऐसे करे कि बेसिकली इसका कोई इंडेक्स चेंज करे, अभी के लिए आप ऐसा समझो, मतलब इसकी स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, ये अलाउड है, ये अलाउड है। ठीक है, ये क्यों अलाउड है, वो इसलिए अलाउड है, देखो ऐसा होता है कि एरे के केस में क्या होता है, एरे के केस में एरे के केस में इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर एक एड्रेस स्टोर्ड रहता है, तो ये एरे नहीं होता है। तो मेमोरी में अगर आप उसको इंटरनली देखोगे तो कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से रहेगा। मेमोरी के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई एड्रेस होगा, तो एड्रेस इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, ये एड्रेस होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया, मतलब कोई आकर के ऐसे नहीं कर सकता कि आपने उसमें मतलब पूरा नया एरे दिया, नया एरे दिया मतलब नया एड्रेस। ठीक है, तो अगर कोई इस टाइप से नहीं कर सकता, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से कोई नहीं कर सकता, पर इस एड्रेस में जाके इसकी वैल्यू तो कोई चेंज कर सकता है ना। इसको चेंज नहीं कर सकता, पर इस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, राइट, इस एड्रेस के अंदर कुछ वैल्यू है ना, इस एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू होगी, इस एड्रेस के अंदर ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसलिए हम स्पेसिफिक वैल्यू, अब जैसे a1 इज इक्वल टू 4 जब आप करोगे तो वो इसकी वैल्यू चेंज कर देगा। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज कर देगा टू 4। तो आप इस एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, पर इस एड्रेस के अंदर जो स्टोर्ड है, जो कि क्या स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड है।
तो इस एड्रेस के अंदर जो स्टोर्ड है उसको तो चेंज कर सकते हो ना, आप इसको तो चेंज नहीं कर रहे हो ना, आप इसके अंदर जो जो चीज स्टोर्ड है उसको चेंज कर रहे हो, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उससे इस कॉस्ट को कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि तब भी ए के अंदर यही स्टोर्ड है, राइट। इसलिए एरे के केस में थोड़ा सा केस अलग हो जाता है कि एरे के केस में हम पूरा का पूरा एरे मॉडिफाई नहीं कर सकते, पूरा का पूरा एरे चेंज नहीं कर सकते, पर उसके अंदर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब हम चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं जो भी अभी तक हमने देखा, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और अपना कांस्टेंट। ठीक है, एक और थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। एक और रहता है कॉन्स्ट को डिफाइन करने का एक और तरीका है, विच इज यूजिंग अ प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो बेसिकली जो भी आप हैश टैग के साथ लिखते हो रहे, उनको प्री प्रोसेसर बोला जाता है। ठीक है, जो भी चीज़ आप हैश टैग के साथ लिखते हो, जनरली सी के अंदर एक सिंटेक्स है, जनरली आपने एक सुना होगा हैश टैग इंक्लूड, जिसकी मदद से हम किसी भी दूसरी सी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई दूसरी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हैश डिफाइन एक एक बेसिकली कीवर्ड आप बोल सकते हैं, जिसके जरिए हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे पाई नाम से मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया, इस टाइप से। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से एक कांस्टेंट आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंट आप रख सकते हो, सॉरी फ्लोट आप रख सकते हो। ठीक है, तो हमें कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, पर यहाँ पर थोड़ा सा केस अलग हो जाता है, क्योंकि डिफाइन क्या करता है, डिफाइन रिप्लेस कर देता है। इसका मतलब क्या था मैं समझाता हूँ। अब अभी इसकी मदद से क्या होगा, ये भी कॉन्स्ट जैसा ही काम करेगा, मतलब आप कहीं प्रोग्राम में जाके ये नहीं लिख सकते। ठीक है, ये नहीं लिख सकते, ये अलाउड नहीं है, एरर दे देगा। तो तरीके दो हैं, एक तो डिफाइन के जरिए और एक कॉन्स्ट के जरिए आप कर रहे हो। ठीक है, तो पहले से कोड में देखते हैं, फिर इसको और डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कोड में। तो ये भी एरर दे रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा सा मैं, ओके ओके, समझ गया। बेसिकली इसके लिए आपको एक हेडर फाइल को इंपोर्ट करना पड़ता है, विच इज std bool। इसको आप जैसे इंक्लूड करोगे तो इसके अंदर ये डेटा टाइप रहता है, तो ठीक है, इजीली या फिर आप यूज कर सकते हैं इसको, इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इस टाइप से हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। अब आप वेरिएबल्स के अंदर देखिए, मान लीजिए मैंने 1a लिख दिया, तो क्या ये अलाउड है? नहीं। देखिए कम खुद ही एरर दे दे रहा है, ये खुद बता रहा है कि भाई आप यहाँ पे नंबर नहीं लिख सकते, राइट। कोई स्पेशल कैरेक्टर मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, तब भी मेरे को एरर मिलेगा। देखिए एरर दे रहा है, राइट। लेकिन अगर अंडरस्कोर करूंगा तो अलाउड है। ठीक है, देखिए कोई एरर नहीं है, अंडरस्कोर करूंगा तो अलाउड है। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल नेमिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो लेट्स से एबीसी, और यहाँ कहीं पीछे मैंने कुछ भी कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर डाल तो अलाउड नहीं है। ठीक है, ये स्पेस पे आप नहीं लिख सकते, वो भी अलाउड नहीं होता है। ठीक है, पर आप अंडरस्कोर जरूर कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा इससे। ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ें चलती है, इस टाइप से हमें वेरिएबल नेमिंग करनी होती है रूल्स के हिसाब से। ठीक है, ओके। और बेसिक से हम पहले प्रिंट कर लेते हैं अपना, तो प्रिंटर के जरिए बेसिकली प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंटिंग और उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, कि कैसे एक्चुअली में हम प्रिंट कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पर लिख रहे हैं। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इस तरह से हम प्रिंट करेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, ये रन कर रहा है फिलहाल। और ओके, तो अभी इसने एक फाइल जनरेट कर दी होगी, विच इज
ये एक्सी फाइल, तो इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, यू कैन सी कि यहाँ पर देखिए ये जो है इस सबसे नंबर आ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए बेसिक सा नम इक्वल्स टू 5 आ रहा है। ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज आएंगी। ओके ओके ठीक है। अब देखिए ओके, अब हमें बात करनी है कांस्टेंट के बारे में। राइट, डेटा टाइप हमने देख लिया, वेरिएबल हमने देख लिया, और हमें बात करनी है कांस्टेंट के बारे में कि कांस्टेंट कैसे काम करते हैं। ठीक है, ओके। अभी मैं मान लीजिए मैंने कहा कि एक के अंदर मैंने फाइल स्टोर किया है। अब मुझे चाहिए कि भाई मुझे चाहिए कि मैंने अब अभी के सिनेरियो से क्या होगा देखिए। अभी मैंने ये प्रिंट किया, अब मैं ए इजिकल्स टू 4 कर दूं और फिर प्रिंट करूं दोबारा से, तो मुझे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। राइट, नहीं मिलेगा। राइट, कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे कंपेयर करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो सबसे आप जीसीसी सेकेंड और पर आपको फाइल का नाम देना है। उसके बाद आप आउटपुट में कैसी फाइल चाहते थे, ये फाइल आपको चाहिए, सबसे आ जाएगा ये फाइल आप एग्जीक्यूट कर लीजिए। तो देखिए इसने स्टेप से नम इज इक्वल्स टू 5 और नम इज इक्वल्स टू 4 दिया। देखो पहले इसने 5 प्रिंट किया नम, जो कि ए की वैल्यू पहले 5 थी, इसके बाद क्या हो गई, इसके बाद 4 हो गई। ठीक है, फिर से करते के देख लेते हैं एक बार। ये देखिए पहले नम की वैल्यू 5 थी, फिर नम की वैल्यू 4 हो गई है। ठीक है, तो इजीली हम चेंज कर पा रहे हैं वैल्यू को। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझे वैल्यू चेंज नहीं करवानी है। ठीक है, मेरे को ऐसा यूज केस आ गया जिसमें मेरे को जो वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो मुझे कांस्टेंट करनी है। तो वो कैसे करूँगा, बस सिंपल से यहाँ पे कॉन्स्ट लगा दो, बाकी खुद मैनेज करेगा। अब देखिए एरर दे देगा मुझे जैसे ही कंपेयर करेंगे। तो ये देखिए असाइनमेंट टू रीड ओनली वेरिएबल ए। तो इस टाइप से आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिक सा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्ट कीवर्ड है वो काम करता है। ठीक है, तो हमने देख लिया वेरिएबल्स, हमने देख लिया डेटा टाइप्स, हमने देख लिया कॉन्स्टेंट्स। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, चलिए। ओके, अब हम क्या आगे डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं इनपुट आउटपुट पे, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि इनपुट आउटपुट कैसे काम करता है। इसमें छोटा सा पार्ट में एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, जो कि बार बार आपको देखने को मिलेगा, विच इज कीवर्ड्स। विच इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है, तो बेसिकली कीवर्ड्स कुछ प्री डिफाइंड बेसिकली नेम्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, प्री डिफाइंड नेम्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जैसे कि सी लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड मतलब ये रिजर्व्ड नेम्स होते हैं। प्री डिफाइंड नेम्स, इनको हम रिजर्व्ड बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये लैंग्वेज के लिए रिजर्व्ड होते हैं, जैसे कि इंट हो गया, फॉर हो गया, ठीक है, वाइल हो गया, इफ हो गया। तो ये और भी बहुत सारे होते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। तो स्टेप से बहुत सारे नेम्स होते हैं जो बेसिकली रिजर्व्ड नेम्स होते हैं। ठीक है, इन इनका जो काम है वो कोई स्पेसिफिक यूज केस के लिए है। इनको हम नॉर्मली वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। तो आप एक और रूल लिख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल नेमिंग पे, कि हम वेरिएबल के नाम पे we cannot use we cannot use keywords keywords as variable names। ठीक है, वेरिएबल नेम्स में हम कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेप से हम नहीं लिख सकते हैं कि इंट फॉर इज इक्वल्स टू 2 नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि
क्योंकि ये जो फॉर है ये किसी स्पेसिफिक यूज केस के लिए रिजर्व्ड होता है। तो अगर आप यहाँ पे इसका यूज करोगे तो लैंग्वेज कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, कि इसको क्या करना है करके। क्योंकि इसका यूज केस कुछ है, जैसे कि इसका यूज केस है टू प्रिंट एनी स्टेटमेंट रिपीटेडली, कोई स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना, ठीक है। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर कि भाई क्या करना है करके। इसलिए हम एक वेरिएबल का नेमिंग रूल ये रखा हुआ है कि आप कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल नेम में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब, और आगे हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट्स की, इनपुट और आउटपुट की, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है stdio, ठीक है। stdio एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हमारे पास ये जो इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं ये डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट के फंक्शन बेसिकली stdio लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। जैसे कि printf हो गया, scanf हो गया, sprintf हो गया, मतलब अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। बट जो हम बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं फॉर इनपुट, हम scanf का यूज करते हैं। फॉर 90%, 95% ऑफ यूज केस के लिए हम scanf का यूज करते हैं। printf भी उसी तरीके से 95% यूज केस के लिए यूज करते हैं फॉर आउटपुट के लिए। ये किसी बेसिकली वैल्यू को आउटपुट कराने के लिए है, ये आउटपुट के लिए है, ठीक है। किसी भी वैल्यू को आउटपुट कराने के लिए, और ये किसी वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 95% यूज केस में इनपुट में हम scanf को यूज करेंगे, और फॉर 95% ऑफ द टाइम फॉर आउटपुट हम printf का यूज करेंगे। अब हालांकि प्रिंट करने के, आउटपुट करने के और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि sprintf भी एक फंक्शन होता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं वो है printf फॉर आउटपुट, और उसी तरीके से scanf फॉर इनपुट, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इनको देखते हैं कि कैसे बेसिकली प्रिंट करना होता है। अब पहले आउटपुट का देखते हैं, ठीक है। आउटपुट का देखते हैं कि क्या सिंटेक्स रहता है। तो जैसे हम स्पेसिफिकली प्रिंटफ फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम 95% ऑफ द यूज केस में इसी को यूज करेंगे। तो प्रिंटफ की बात करते हैं, तो प्रिंटफ में क्या रहता है। प्रिंटफ में पहले तो आपको बताना पड़ता है कि आप बेसिकली, आपको यहाँ बताना पड़ेगा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, या आप कस्टम मैसेज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना, कस्टम मैसेज। और फिर आपको अगर कोई वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर, या तो आप बेसिकली अपना कस्टम मैसेज कुछ भी दे दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपका, आप इजीली आपका जो भी मैसेज है, ये मैसेज आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये आउटपुट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, मान लीजिए आपने वेरिएबल के अंदर बेसिकली से int इक्वल्स टू 2 लिखा है, और आपको इस वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो वो आप पहले तो यहाँ पे आप उसके आगे से कोई कस्टम मैसेज लिखना तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कस्टम मैसेज। और फिर आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ेगा, वो क्या होता है अभी बताते हैं। पर जैसे इंट वैल्यू के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉमा करके वेरिएबल का नाम हमें देना होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसकी जगह ये रिप्लेस कर देगा, जब ये प्रिंट होगा तो इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका मतलब है कि आपको किस फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में किस टाइप का डेटा आपको प्रिंट करना है, ठीक है, ठीक है। जैसे इंटीजर के लिए आपका %d होता है, फ्लोट के लिए %f होता है, उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग होते हैं।
राइट। अलग अलग यूज केस के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, मतलब अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। ठीक है, ये जो परसेंटेज डी है, परसेंटेज डी ये इंट के लिए हो गया, जैसे परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए हो गया। ठीक है, तो और भी बहुत सारे होते हैं जो अलग अलग डेटा टाइप के लिए हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम वेरिएबल के साथ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम वेरिएबल के साथ प्रिंट कर सकते हैं, और इस टाइप से हम कोई भी नॉर्मल सी स्ट्रिंग अगर हमें प्रिंट करनी है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इनपुट की, कि इनपुट कैसे हमें हैंडल करना है। तो इनपुट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो होगा स्कैनफ, राइट। स्कैनफ, अब स्कैनफ का सिंटैक्स थोड़ा सा है चेंज की। स्कैनफ के अंदर आपको पहले तो बताना पड़ता है कि आप किस टाइप का डेटा, अगेन फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। अब यहाँ पे आप कोई कस्टम मैसेज लिखना चाहें तो आप कस्टम मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर दें तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको बेसिकली देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कहाँ पे वो वैल्यू स्टोर करनी है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ये वाला चीज़ नहीं आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि देखो इसका थोड़ा सा सिंटेक्स रहता है। क्योंकि देखिए अगर आप इसको लिखेंगे ना तो वो एरर आपको देगा, इसलिए एक मिनट, तो बेसिक सा ही देखते हैं इसको। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। इस पे बेसिक सा देखिए, पहले आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा में इनपुट करना। मान लीजिए परसेंटेज डी, मतलब इंटीजर मेरे को डेटा इनपुट करना होना है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो चीज़ देनी होती है वो देना होता है उसका एड्रेस। अब देखिए वेरिएबल में, जिस भी वेरिएबल के अंदर आपको स्टोर करना है उस वेरिएबल का एड्रेस हमें देना होता है। अब मान लीजिए मुझे ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो इस ए वेरिएबल का एड्रेस मुझे कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए सी ने हमें एक तरीके से कीवर्ड टाइप का दिया है। तो अगर आप एंड ए लिखोगे तो ये आपको उसका एड्रेस रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड और ए लिख देंगे, तो इससे क्या होगा, उसका एड्रेस हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला तो वो भाई किस टाइप का डेटा आप इनपुट करवा रहे हो वो आप बेसिकली बता सकते हो, और दूसरा आ जाएगा कि अ, इसका एड्रेस बेसिकली कहाँ पे आपको स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये इस इसके लिए ये इनपुट करवा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे इनपुट होगा वो डेटा डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस एड्रेस के अंदर। डेटा जो है इस एड्रेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो स्कैनफ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट और हो गया आउटपुट। ठीक है, चलिए इनका यूज केस देखते हैं इन द कोड। ठीक है, अब देखिए इसको हटा देते हैं क्योंकि इससे हमने कॉन्स्ट डिक्लेयर किया हुआ था, और इसको भी फिलहाल। अब पहले तो हम प्रिंट एफ तो मैंने सिंपल से बता ही दिया था पहले आपको। देखिए इस टाइप से हमने किया था, पहले हमने कुछ भी कस्टम मैसेज यहाँ पे दे दिया, फिर दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया। ठीक है, और कॉमा करके वेरिएबल का नाम दे दिया जो भी मेरे को प्रिंट कराना है। तो जो भी इसका वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे इस परसेंटेज डी में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे नम इज इक्वल्स टू 5 इस टाइप से आ रहा था। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब जब भी बेसिकली ये वैल्यू आउटपुट होती है, जब ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे मेरा दिखता है, तो ये क्या करता है, इसकी वजह से एक नया लाइन आ जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये एक नई लाइन ऐड कर देता है, पर इसको बोलते हैं
/n, तो इससे बेसिकली एक नई लाइन ऐड हो जाती है, ठीक है, /n, ठीक है। इस टाइप से ये इसकी वजह से एक नई लाइन ऐड हो जाएगी। तो ये आपका प्रिंट ऑफ का यूज केस हो गया। कस्टम मैसेज जैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से भी हम इजीली लिख सकते हैं। ओके, कोई भी कस्टम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं स्कैनफ का। स्कैनफ कैसे यूज करना है? तो स्कैनफ का थोड़ा सा अलग केस है। लेट्स से स्कैनफ का क्या है, मान लीजिए मुझे एक वैल्यू इनपुट करवानी है और मुझे उसको ए के अंदर स्टोर करना है। तो मैं करूँगा स्कैनफ, और बेसिकली मेरे को %d नाम से चाहिए, और एक किसके अंदर स्टोर करना है, ए के अंदर। एड्रेस मुझे बता देना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बोल दीजिए इनपुट ए वैल्यू, ठीक है, स्टेप से आप बोल लीजिए ताकि ये अच्छे से दिखे, ठीक है। तो स्कैनर क्या करेगा, ये जो भी वैल्यू इनपुट लेगा उसको ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे, वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाइड दे देंगे और ए की वैल्यू यहाँ हम प्रिंट कर देंगे। चलिए देखते हैं, को कंपाइल किया और इसको रन कर देते हैं। अब देखिए इनपुट ये वैल्यू मुझसे मांग रहा है, तो ये देखिए ये मुझसे वैल्यू मांग रहा है, तो मैं इससे मान लीजिए 8 बोला, तो देखिए आ गया वैल्यू ऑफ ए इज 8, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें चलती हैं, ठीक है, इस टाइप से चीज़ें चलती है। तो अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ दिस इज 8, ठीक है, बढ़िया। तो इस टाइप से आपका स्कैनफ काम करता है। पहले तो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर, दूसरा उसका एड्रेस वेरिएबल कहा जाए, ठीक है, प्रिंट ऑफ में दोनों टाइप हमारे पास करने के, ठीक है। चलिए चलिए तो हमने बेसिकली ये कवर कर लिया है, ठीक है, ये कवर हो गया और ये कवर हो गया है, ठीक है। अभी बाकी के टॉपिक्स भी काफ़ी बड़े हैं, तो उसको काम करते हैं, इसको नेक्स्ट में कवर करते हैं, ठीक है। तो इसको अभी इस तक ही रखते हैं और इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको नेक्स्ट में कवर करें। तो इट विल बी नेक्स्ट, ठीक है, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, ये बेसिकली हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है, ये हम नेक्स्ट में देखने वाले, ठीक है। तो हमने अभी बेसिक से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वेरिएबल, डेटा टाइप एंड कांस्टेंट और इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो वेरिएबल्स हमने क्या बताया कि वेरिएबल्स इज जस्ट नेम ऑफ द मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। जो भी मेमोरी ब्लॉक है जहाँ पे भी आप अपनी वैल्यू को स्टोर कर रहे हो उसका नाम वेरिएबल ही कहलाता है, ठीक है। तो वेरिएबल का सिंटैक्स फिर हमने देखा कि इस टाइप से कुछ लिखते हैं कि पहले डेटा टाइप आप बताओ, फिर वेरिएबल नेम, फिर इक्वल्स टू करके जो वैल्यू आपको स्टोर करनी है वो आप बता दो, ठीक है। और डेटा टाइप हमने बात करी कि किस किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो उस वेरिएबल के अंदर, वो आपका डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू इंट टाइप की स्टोर करनी है, तो आपको इंट डेटा टाइप बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कैरेक्टर वाला डेटा टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हमने कुछ नेमिंग रूल्स देखे इसके, ठीक है, कि इसके अंदर स्पेस कॉमा नहीं हो सकता है। दूसरे हमने बात करी कि कीवर्ड्स वेरिएबल नेम्स में आप नहीं लिख सकते हो, जैसे आप जैसे आप नहीं लिख सकते इस टाइप से कुछ इंट फॉर इज इक्वल्स टू 2, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है, कि कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। तो कोई भी डिजिट से आपका स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता, पर हाँ अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद हमने बात करी कि वेरिएबल नेम कैन नॉट इंक्लूड एनी स्पेशल कैरेक्टर, इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, ओके। फिर हमने बात करी डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। वो 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, प्राइमरी, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। प्राइमरी ये कुछ है, ठीक है। फिर डिराइव्ड है कि जो इनमें से निकाले गए टाइप्स हैं, ठीक है, एक तरीके से इन्हीं का कलेक्शन आप कह सकते हैं। जैसे एरे की बात करें तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ दीज डेटा टाइप्स, ठीक है। उसी टाइप से पॉइंटर भी कहीं ना कहीं हम इसका यूज करते हैं पॉइंटर में, इसलिए डिराइव्ड है ये। यूजर डिफाइंड में क्या रहता है कि यूजर डिफाइंड में हम अपने अपने हिसाब से कस्टम डेटा टाइप बना सकते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए एस नाम से एक डेटा टाइप बनाया, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड में 3 आते हैं, स्ट्रक्ट, इनम और यूनियन, ठीक है। फिर हमने बात करी कांस्टेंट्स की। मान लीजिए हमें कि उसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, तो हम कांस्टेंट का यूज करेंगे। 2 तरीकों से कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, एक तो कांस्ट कीवर्ड से और दूसरा डिफाइन प्री प्रोसेसर से, ठीक है। डिफाइन प्री प्रोसेसर के जरिए भी हम कांस्ट कीवर्ड मतलब कांस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी कि इनपुट आउटपुट कैसे होता है। तो इनपुट आउटपुट बात करी कि एसटीडीआई एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और हालांकि बहुत सारे इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होते हैं, बट मोस्टली आउटपुट के लिए प्रिंटफ और इनपुट के लिए स्कैनफ यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी कि इनपुट और फिर आउटपुट के लिए 2 तरीके से आप चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं कि आप केवल मैसेज प्रिंट करना चाहते हो और दूसरा कि आप कुछ वेरिएबल के वैल्यू भी प्रिंट करना चाहते हो। अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहे तो आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का वेरिएबल वो है, इंटीजर वेरिएबल है कि फ्लोट है कि वो बूल है। तो आपको बताना पड़ेगा किससे, फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से। तो अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकते हैं जो आप गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। कुछ मैंने लिख दिया जैसे कि इंट और फ्लोट, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि इनपुट का। तो इनपुट में बात करें कि स्कैनफ नाम से फंक्शन यूज होता है जिसमें आपको पहले बताना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा इनपुट होगा और उसका एड्रेस यहाँ पे हमें देना पड़ता है कि जो भी वैल्यू इनपुट होगी वो किस एड्रेस पे जाके स्टोर होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने बात करी, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट में बाकी की ये चीज़ें देखेंगे कि ऑपरेटर्स, टाइपकास्टिंग, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप एंड डिबगिंग, ठीक है। चलिए, थैंक यू।